हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी गई है। आपका एग्जाम 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो आपके पास कुल मिलाकर 20 से लेकर 25 दिन का टाइम है और इतने कम टाइम में भी दोस्तों स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करके आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है या जिनको जीएस पोर्शन में डर लगता है, तो ये वीडियो हम लोग उन्हीं के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट पैटर्न पर सेट किया हुआ है और 100% इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स और उनके वेटेज। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है स्टैटिक जीके का, जिससे कुल मिलाकर 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स का टॉपिक। दोस्तों, इसमें 5 से लेकर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक होता है, अवार्ड्स का होता है और स्पोर्ट्स का होता है। ये 3 सवाल तो पक्के हैं, आपके पूछे जरूर जाएंगे। आगे हम बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनसे 1 से लेकर 2 सवाल तक पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा पैटर्न एसएससी सीजीएल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पालकी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पालकी उत्सव मनाया जाता है। अदर स्टेट्स की बात करेंगे, जैसे कि सिक्किम की बात करेंगे, तो दोस्तों सिक्किम में एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है लोसार फेस्टिवल। काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है उत्साह से सिक्किम में, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है साकेवा फेस्टिवल, जो कि सिक्किम में काफ़ी धूमधाम से दोस्तों मनाया जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और एक और फेस्टिवल है सागा दावा, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, उत्तरायण मनाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरायण फेस्टिवल गुजरात का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। अगला हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है जिसका नाम है लोकरंग, जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है लोकरंग, तो उम्मीद है आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा है? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A? आप सभी को पता है कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 202, 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट के तहत आपके फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें आर्टिकल 51A के तहत एजुकेशन टू चिल्ड्रंस ऐड किया गया है, यानी कि बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में। किस संशोधन के तहत? 86वें संशोधन 2002 के तहत। अगर हम बात करते हैं कि 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 के, तो दोस्तों इस संशोधन के तहत पहले जब लोकसभा में कितनी सीट्स थी जब संविधान बना था, तो दोस्तों इसमें 525 सीट्स थी जब संविधान का गठन हुआ था। उसके बाद इस संशोधन के तहत इसमें कितनी सीट्स बढ़ाकर कर दी गई? 545, जिसमें अधिकतम सीट्स उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट्स हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 61st अमेंडमेंट एक्ट की, तो इस संशोधन के तहत क्या हुआ था कि आपका जो वोटिंग एज थी वो डिक्रीज करके 18 कर दी गई थी। पहले आपकी वोटिंग एज कितनी थी दोस्तों? 21 ईयर्स थी, इसको डिक्रीज करके 18 कर दी गई थी। किस संशोधन के तहत? 61st अमेंडमेंट एक्ट 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसे याद करेंगे भूल न जाएं। 61st है तो यहाँ देखिए 61 होगा और यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं 21 एज थी, फिर 18 कर दी गई है। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे 1992 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को इसके बारे में पता भी होगा। ये पंचायती राज से संबंधित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? हाउ मैनी आइज डज अ बीज हैव? तो दोस्तों ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो मधुमक्खियों की दोस्तों 5 आंखें होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तंजौर बाला सरस्वती इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ऑप्शंस हैं कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, सत्रिया। और दोस्तों आंसर जानने से पहले आप लोग को बता दूं
कि इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, आजकल ट्रेंडिंग में है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा फेमस आर्टिस्ट से। तो दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती की बात करेंगे तो ये भारतनाट्यम नृत्य शैली की बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इनकी बात करेंगे तो फेमस क्वेश्चन इनसे क्या क्या बन सकता है वो है कि इनको पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1977 में। याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्म विभूषण इनको कौन से सन में दिया गया है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। इनको एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार भी दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि 1955 में इनको दिया गया था, जो कि कला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक गिव अवे जो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दिसंबर 2022? ऑप्शंस हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे, अशोक गहलोत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको दिसंबर 2022 में ही नियुक्त किया गया है। अगर हम भूपेंद्र पटेल की बात करेंगे तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सभी को पता होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे की बात करेंगे दोस्तों तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम अशोक गहलोत की बात करेंगे तो ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? ऑप्शंस हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। दोस्तों सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कब शुरू किया गया था ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करी गई थी। आगे चलते हैं, किस महासागर का संबंध रिंग ऑफ फायर से है? विच ओशन इज एसोसिएटेड विद रिंग ऑफ फायर? ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन। तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रिंग ऑफ फायर होता क्या है? ये एक इमेजिनरी बेल्ट है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी। इस बेल्ट में क्या होता है, रिंग में एक रिंग बनाता है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में है। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो इसी में आपको क्या मिलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंच मिलता है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैरियाना ट्रेंच के बारे में बात करेंगे तो ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ वेदा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सर अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर अरविंदो हैं द वेदा और सीक्रेट ऑफ द वेदा के लेखक हैं। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो सभी को पता है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और एक दूसरी है हिंद स्वराज। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी गीतांजलि, जो कि एग्जाम में इनसे पूछी जाती है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने द आर्टिक्ट होम इन वेदास लिखा था। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, आर्टिक्ट होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और इनकी प्रसिद्ध एक और किताब है गीता रहस्य, जो एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चलते हैं, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? विच लॉ ऑफ द न्यूटन्स प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया? दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन देता है। इसमें क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, बट ये सभी को पता होगा कि सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन बताता है इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर डी है और बी है, ये दोनों सेम होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, मोमेंटम के बारे में परिभाषित करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर सतलज नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं,
वर्ग 16 के तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स? दोस्तों, जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं इन्हें हम लोग काल्कोजेंस भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एलिमेंट्स भी कहते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 6, 8। तो दोस्तों, जो 16 एलिमेंट के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स एक होता है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। दूसरा हम ले लेते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ये दोनों 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 हो जाएगा। सल्फर की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8,6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों के बाहरी सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इसमें भी हैं, 6 इसमें भी है। तो करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड फॉर ईयर 2023? दोस्तों, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, प्रेसिडेंट है हमारी, इन्होंने कितने पद्म अवार्ड देने की घोषणा करी है? 106 पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे, ये घोषणा इन्होंने करी है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? विच इंडियन स्टेट हैज जीरो शेड्यूल्ड पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, केरल, राजस्थान। दोस्तों, सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या यानी शून्य अनुसूचित जनसंख्या कौन से राज्य में है? पंजाब में है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम है और सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या कहाँ है? शेड्यूल्ड पॉपुलेशन आपका मिजोरम में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में सबसे अधिक क्या है? शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो दोस्तों, हरियाणा में सबसे ज़्यादा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और यहाँ पर सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो भी, सबसे कम लिंग अनुपात भी है। केरल की बात करेंगे, सबसे अधिक साक्षरता दर है, सबसे अधिक लिंग अनुपात भी केरल में ही होता है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है कहाँ है? द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट। ऑप्शन है डिगबोई असम, हल्दिया नियर कोलकाता, कोयली नियर बड़ौदा, नूनमती असम। तो दोस्तों, डिगबोई असम सबसे पुरानी हमारी तेल रिफाइनरी है, ये सभी को पता है। आगे चलते हैं। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों, तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश के राज्य में, महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इसे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, इंद्रावती है, कूनो है, बांधवगढ़ है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। भारत के इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया? ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है। यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल राइस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर वीट यानी गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मेज़ की सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया है प्रोड्यूसर्स, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कोनेरू हम्पी वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022? दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये दूसरी इंडियन बन गई हैं विश्वनाथन आनंद के बाद जिन्होंने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीता है। आगे चलते हैं। कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता है? विच कंट्री डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता है। दोस्तों, जितने भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ था जिन जिन कंट्रीज़ में, वही कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चीन नहीं था तो चीन भाग नहीं लेता है। आगे चलते हैं।
मेंडलीफ आवर्त सारणी का जब काम शुरू हुआ था तब उसमें कितने ज्ञात तत्व थे? When the work of Mendeleev's periodic table started, how many known elements were there in it? 63, 50, 60, 92। दोस्तों जब आवर्त सारणी का काम शुरू हुआ था मेंडलीफ के, तब उसमें कुल 63 ज्ञात तत्व थे। अगर हम मौजली की बात करेंगे, मौजली पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व ज्ञात थे जब उन्होंने काम शुरू किया था? तब उनके में 92 एलिमेंट्स ज्ञात थे जब इनका काम शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। अंडर 19 मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया गया था? व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ अंडर 19 मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगर हम बात करेंगे कि विजेता कौन रहा है अंडर 19 मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 का, तो कौन रहा है? इंडिया रहा है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। इंडिया था, इसने अपना 5वां टाइटल जीता है। और किसको हराकर जीता है? इसने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक आपको मैं न्यूज दे देता हूं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप भी ओवर हो चुका है। जनवरी 2023 में इसकी अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें किसने जीता है? इसमें भी इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को। दोनों चीज सेम है, याद रखिएगा। वुमेन्स में भी इंडिया ने जीता है, वो भी इंग्लैंड को हराकर जीता है। बस उसका वेन्यू क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों सेम है। विजेता इंग्लैंड को हराकर इन्हें जीता है, बस वेन्यू चेंज था। मेंस का वेस्ट इंडीज में हुआ था, वुमेन्स का साउथ अफ्रीका में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इन 1867? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी 1867 में। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फूले की बात करेंगे तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। और अगर राजा राम मोहन की बात करेंगे तो इन्होंने इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर्म्ड? ऑप्शन से 28 जुलाई 1990, 31 जनवरी 1992, 29 अगस्त 1869, 1 जुलाई 1994। थोड़ा सा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दोस्तों कमजोर है मेरा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का 31 जनवरी 1992 की राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगर हम इसके फर्स्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो जयंती पटनायक थी इसकी फर्स्ट चेयरमैन। वुमेन्स यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली चेयरमैन आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जयंती पटनायक है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? ऑप्शन है 1904, 1992, 1986, 1955। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एक्ट वाले एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो एक्ट्स वाला टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा दोस्तों, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1904 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। 1992 में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। और 1955 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बारबोन स्टेडियम कहां पर स्थित है? वेयर इज बारबोन स्टेडियम लोकेटेड? ऑप्शंस हैं मुंबई, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, कानपुर। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबोन स्टेडियम आपका कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध लेक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। दूसरा है कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ईडन गार्डन स्टेडियम। दिल्ली में कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो एथलेटिक्स का है। एक और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, वो आपका केरला में पाया जाता है। अगला हम कानपुर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
ऑप्शंस हैं एन.वी. रमन्ना, उदय उमेश ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबडे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर हम 49 की बात करेंगे, 49 चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? उदय उमेश ललित 49 चीफ जस्टिस थे। 50th है डी.वाई. चंद्रचूड़ चुने गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप फॉलो कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे ही 25 क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी ही वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।